कहानी गियोन नाम के एक हाई स्कूल छात्र से शुरू होती है जो डेहन हाई स्कूल में पढ़ता है। हर सुबह वह खुद को बिस्तर से घसीटते हुए स्कूल जाता है, लेकिन यह साफ है कि उसे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सालों तक अपने सहपाठियों द्वारा धमकाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद वह बस यही चाहता है कि उसके बचे हुए 2 साल जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। एक दिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह अपने दोस्त डेसक को छत से कूदते हुए देखता है। हमें जल्द ही पता चलता है कि डेसक को दूसरे छात्रों, खासकर ग्वानशु और जूमह्योंग नाम के 2 शरारती लड़कों द्वारा लगातार धमकाया और प्रताड़ित किया जाता था, जो उसे कक्षा में लगातार अपमानित और परेशान करते थे। डेसक की मौत के बाद भी स्कूल में उत्पीड़न जारी रहता है। गियोन अगला निशाना बनता है, खासकर एक शक्तिशाली राजनेता के बेटे गियोन के हाथों। उत्पीड़न इतना असहनीय हो जाता है कि गियोन बार बार आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह कभी भी ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। एक दिन ग्वासू सबके सामने योन को बेरहमी से पीट रहा था। योन पलटवार करने में असमर्थ था और छात्रों के देखते ही रोता रहा। अचानक एक अजनबी प्रकट हुआ और एक ही मुक्के से ग्वासू को गिरा दिया। फिर उस रहस्यमय व्यक्ति ने ग्वासू को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अपना बचाव भी नहीं कर पाया। पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, यह आदमी कौन है। कुछ देर बाद एक युवक आया और अपनी पहचान बताने को कहा। कई छात्रों ने सोचा कि वह कोई नया शिक्षक है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना परिचय जिन के रूप में दिया, जो शिक्षा अधिकार संरक्षण ब्यूरो का एक निरीक्षक है। अपना पहचान पत्र दिखाते हुए वह बताते हैं कि स्कूलों में हिंसा और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए हाल ही में इस संगठन की स्थापना की गई है और देहान हाई स्कूल उनका पहला कार्य है। छात्र नए आए व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बाद में जिन उनकी कक्षा में प्रवेश करते हैं और घोषणा करते हैं कि अब से वही उन्हें पढ़ाएंगे। उपस्थिति दर्ज करते समय वह पूछते हैं कि क्या किसी को पता है कि देह सुख ने आत्महत्या क्यों की। एक छात्र उपहासपूर्वक उत्तर देता है, जिस पर जिन तुरंत उसे दंडित करते हैं। फिर वह सभी छात्रों को जमीन पर लेट जाने का आदेश देते हैं। च्योंग मना कर देता है और दूसरों को भी आज्ञा न मानने के लिए कहता है। चूंकि छात्र उनसे डरते हैं, इसलिए वे हिचकिचाते हैं। हालांकि जिन एक जोरदार प्रहार से ह्योंग को उसकी औकात दिखा देते हैं। देखते ही देखते सब चुप हो जाते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें कहा जाता है। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र कैंटीन की ओर जाते हैं और पाते हैं कि जिन पहले से ही वहां खाना परोस रहा है। जब हायंग को उसका खाना मिलता है तो वह जानबूझकर उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। जिन इस अपमान को नजरअंदाज नहीं कर पाता, वह खाना उठाता है और हायंग के कपड़ों पर उड़ेल देता है। हायंग को अपमानित होते देख पूरी कैंटीन हंसी से गूंज उठती है। बाद में जिन सांसद ग्वांग के घर जाता है और वहां उसकी मुलाकात ह्यांग से होती है, जो उस राजनेता का बेटा है और स्कूल के सबसे बदमाश लड़कों में से एक है। जिन सांसद को चेतावनी देता है कि उसका बेटा हद पार कर चुका है और उसे अनुशासन की जरूरत है, अन्यथा वह खुद उसे सबक सिखाएगा। वह हेआंग का कान पकड़कर उसे स्कूल के शौचालय साफ करने की सजा भी देता है, यह जानकर कि उस जड़ी बूटी की स्थापना शिक्षा मंत्री ग्योंग सुक ने की है। क्रोधित सांसद स्कूल में घुस जाता है और जिन को धमकाने लगता है। इसी बीच ग्योंग एक बार फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन डर उसे आखिरी क्षण में रोक लेता है। छत के किनारे पर खड़े ग्योंग के पास जिन आता है और उसे समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लेता है। जिन उससे एक तरफ ले जाकर सलाह देता है, गुंडों के कारण अपनी जान लेने के बजाय उसे जब भी मौका मिले पलटवार करना चाहिए और अगर वह लड़ नहीं सकता तो कम से कम चुपचाप सहने के बजाय भाग जाना चाहिए। उस दिन से जिन और ग्योंग धीरे धीरे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उसी समय सांसद ग्वांग शिक्षा मंत्री ग्योंग सुक से भिड़ जाता है। नई एजेंसी को लेकर क्रोधित होकर वह जानना चाहता है कि इसे बनाया ही क्यों गया था। मंत्री जी शांत भाव से समझाते हैं कि 2 साल पहले हुई एक दुखद घटना के बाद इस संगठन का गठन किया गया था, जिसमें एक छात्र ने एक शिक्षक की हत्या कर दी थी। वे नहीं चाहते कि ऐसी त्रासदी दोबारा हो। सांसद गुस्से में पूछते हैं कि एजेंसी को खास तौर पर डे एंड हाई स्कूल क्यों भेजा गया और दावा करते हैं कि एक निरीक्षक उनके बेटे को परेशान कर रहा है। गोंग सोक जवाब देते हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि सांसद का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है। नेता बहस करते रहते हैं और अपने बेटे का बचाव करते हैं, लेकिन मंत्री पीछे हटने या उन्हें मनचाहा जवाब देने से इनकार कर देते हैं। कहानी फिर पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों से भरे एक चुनावी अभियान कार्यक्रम की ओर मुड़ती है। प्रदर्शनकारी सांसद गोंग के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुस्से में आकर सांसद शिक्षा मंत्री गोंग सोक से भिड़ जाते हैं। हमें जल्द ही पता चलता है कि मंत्री ही इस जांच के पीछे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि सांसद के बेटे ने उस त्रासदी में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण एक छात्र की मौत हुई थी। सांसद क्रोधित होकर पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो एक ही पक्ष में थे। हालांकि मंत्री शांत भाव से जवाब देता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
इससे पहले कि और निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हों, किसी को तो उसके बेटे को सबक सिखाना ही था। कुछ ही समय बाद हर्ब द्वारा दायर एक मामले के बाद सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। अगले दिन पासा पलट जाता है। जिन छात्रों को उसने कभी आतंकित किया था वे उससे बदला लेने लगते हैं। अपने जीवन में पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी एकमात्र शक्ति उसके पिता के प्रभाव से ही मिली थी और अब वह सुरक्षा भी छिन गई है। इस बीच गिलन उस जगह के पास खड़ा है जहां उसके दोस्त डे ने आत्महत्या की थी। दुख से व्याकुल होकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है, उसे विश्वास दिलाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वे बातें कर रहे थे अचानक उन्होंने देखा कि छात्र घबराकर भाग रहे हैं। जब वे यह देखने के लिए दौड़े कि क्या हो रहा है तो उन्होंने देखा कि हायोंग भीड़ के बीच में खड़ा है। उसके हाथ में पेट्रोल का एक डिब्बा है। गुस्से और बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने कई छात्रों पर पेट्रोल डाल दिया है और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहा है। हुआजिन उससे घूरता है और कहता है, लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा है, और सिगरेट लाइटर जलाता है। तुरंत ही हायोंग के चारों ओर आग की लपटें उठती हैं, जो उसे अपनी चपेट में लेने के खतरनाक रूप से करीब आ जाती हैं। भयभीत होकर वह पूरी तरह से टूट जाता है, रोने और चीखने लगता है और दया की भीख मांगता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबक सीख लिया है, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हुआजिन आग बुझाता है और उसे ठंडेपन से देखता है। जिस डर को तुम अभी महसूस कर रहे हो वही डर उस दिन के उस व्यक्ति ने मरने से पहले महसूस किया था। वह भी भयभीत था और उसके साथ जो हुआ वह उसके लायक नहीं था। चाहे अब आपको कितना भी पछतावा हो, दिन भर की परेशानी कभी वापस नहीं आएगी। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। कुछ समय बाद यंग को जेल भेज दिया जाता है और स्कूल से हिंसा और दुर्व्यवहार फैलाने वाले छात्रों को निकाल दिया जाता है। बाद में मंत्री गैंगसो अपनी बेटी की कब्र पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। देहान हाई स्कूल में बदमाशी की समस्या को खत्म करने का अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हुआजिन भी उनके साथ जुड़ जाता है। हालांकि जड़ी बूटियां जल्द ही सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों का निशाना बन जाती हैं। कई लोग संगठन के अधिकार और तरीकों पर सवाल उठाते हैं। इसके जवाब में मंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं। वे बताते हैं कि स्कूल प्रशासन बार बार छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा करने में विफल रहा है, जिसके कारण शिक्षा मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। वे घोषणा करते हैं कि यह जड़ी बूटी सभी के अधिकारों की रक्षा करने और स्कूलों के अंदर होने वाले अपराध हों, जिनमें बदमाशी, यौन शोषण, गिरोह की गतिविधियां, शराब का दुरुपयोग और हिंसा शामिल हैं, को समाप्त करने के लिए मौजूद है। कहानी फिर एक नए स्थान ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल की ओर बढ़ती है। बोमगुन डे नाम का एक नया छात्र स्कूल में दाखिला लेता है और उसे पता चलता है कि यह पूरी तरह से गिरोहों के नियंत्रण में है। छात्रों को लगातार धमकाया जाता है, उनसे जबरन पैसे वसूले जाते हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में धकेला जाता है। जब बोंग अपनी कक्षा में प्रवेश करता है तो वह जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। लगभग हर छात्र के शरीर पर गिरोह से जुड़े टैटू हैं। वे खुलेआम नशा करते हैं और स्कूल के अंदर हथियार लेकर घूमते हैं। उनकी हिंसा केवल सहपाठियों तक ही सीमित नहीं है, वे अपने शिक्षकों को भी धमकाते और गाली देते हैं। जल्द ही अराजकता फैल जाती है। छात्र हथियार निकालकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। चाकू, धातु के पाइप और यहाँ तक कि भारी वाहन उपकरण भी हथियार बन जाते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गुट स्कूल के अंदर आपस में भिड़ जाते हैं। यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है, बोंग के पास किम ह्योंग नाम का एक छात्र आता है। वह बताता है कि यह लड़ाई ऑटोमोटिव विभाग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों के बीच है। दोनों समूह ग्वान हायोक नाम के एक शक्तिशाली गिरोह के सरगना का समर्थन पाने के लिए होड़ कर रहे हैं। जीतने वाले समूह को उसके संगठन में शामिल होने का विशेषाधिकार मिलेगा। इसी बीच हर्ब पहले से ही स्थिति पर नजर रख रहा है। वे गिरोहों को खत्म करने और स्कूल को युद्ध क्षेत्र के बजाय एक वास्तविक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए एक बड़ा अभियान तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर एक गुंडा नए स्थानांतरित छात्र और कक्षा के सबसे वफादार और मेहनती छात्र को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह क्रूरता से कहता है, मौत तक लड़ो और तुम में से एक के हारने के बाद मैं जीतने वाले को भी पीटूंगा। लड़ाई खत्म होने के बाद गुंडा अपना वादा निभाता है और कमजोर छात्र को पीटना शुरू कर देता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लड़का स्कूल का पसंदीदा शिकार है। वह गरीब, शांत और अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित है। लगातार दुर्व्यवहार के बावजूद वह शिक्षा प्राप्त करने और अपना जीवन बदलने का सपना देखता है। बोंग जल्दी ही उससे दोस्ती कर लेता है और उसकी मुश्किल परिस्थितियों के बारे में जानने लगता है। उसे बेहतर ढंग से समझने की चाह में वह लड़के के घर भी जाता है और उसकी रोजमर्रा की परेशानियों को देखता है। अगली सुबह हुआ जिन ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल पहुंचता है, वह किम ह्योंग के पास जाता है और पूछता है कि जब उसे लगभग हर दिन पीटा जाता है तो वह स्कूल क्यों आता रहता है। किम जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन हुआ
जिन बताता है कि हर्ब ने उसके मामले की जांच शुरू कर दी है। उनका अगला मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। फिर पता चलता है कि बोंग, जो एक नए स्थानांतरित छात्र होने का नाटक कर रहा था, वास्तव में हर्ब का एक गुप्त सदस्य है और स्कूल पर नियंत्रण रखने वाले गिरोहों को खत्म करने के अभियान का हिस्सा है। एक दिन बोंग जानबूझकर कई गिरोह सदस्यों को उकसाता है और उन्हें सीधे हुआ जिन के पास ले जाता है। गिरोह सदस्य तुरंत उसे डराने की कोशिश करते हैं और उस पर हमला करने का प्रयास भी करते हैं। क्वाड जेन शांत भाव से अपना परिचय जड़ी बूटी निरीक्षक के रूप में देता है और एक सभ्य विद्यालय में प्रचलित नियमों और मानकों की व्याख्या करता है। हालांकि छात्रों का सुनने का कोई इरादा नहीं होता और वे उस पर हमला करने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्य से क्वाड जेन उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कुशल है। उनमें से कोई भी उस पर ठीक से प्रहार नहीं कर पाता। इसके बजाय वह सहजता से उन सभी को हरा देता है, जिससे गिरोह के सदस्य बुरी तरह घायल और टूटे हुए रह जाते हैं। इसके बाद वह छात्रों को इकट्ठा करता है और एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें वह बताता है कि उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे अध्ययन करना है। फिर भी छात्र अनुशासनहीनता का पालन करने से इनकार कर देते हैं। कुछ छात्र उस पर वस्तुएं फेंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ख्वाडजेन उन्हें तुरंत एक और अचूक सबक सिखाता है और कुछ ही देर में वे सभी चुपचाप बैठ जाते हैं और सभ्य छात्रों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बाद में नियमित शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और बोर्ड पर पाठ लिखना शुरू करता है। एक छात्र हाथ उठाता है और व्यंग्यपूर्वक कहता है कि उसके पास कलम नहीं है। हुआजिन तुरंत उसे दंडित करता है और छात्रों का रवैया तुरंत बदल जाता है। जो छात्र नोट्स लेने से इनकार करते हैं, उन्हें भी इसी तरह की सजा मिलती है जब तक कि पूरी कक्षा सहयोग करना शुरू नहीं कर देती। जल्द ही स्कूल के दो सबसे कुख्यात उपद्रवी छात्र एक व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। हुआजिन उन्हें एक क्षतिग्रस्त वाहन में बिठाकर शहर में घुमाता है जब तक कि वे पूरी तरह से थक और भयभीत नहीं हो जाते। वह उन्हें और दंडित करने ही वाला होता है कि किम ह्योंग बीच में आकर उसे रोक देता है। बाद में बोंग किम से पूछता है कि उसने उन दो छात्रों का बचाव क्यों किया। किम बताता है कि उसे डर था कि स्थिति और अधिक अराजकता पैदा कर देगी और कक्षाएं फिर से रद्द करनी पड़ेंगी। इस बीच दोनों उपद्रवी छात्र स्कूल से भागने का फैसला करते हैं। वे शक्तिशाली गैंगस्टर गुआन ह्युक से मिलना चाहते हैं, जिसने हाल ही में प्रतिद्वंद्वी गुट को हराने के बाद उनके समूह को चुना है। बोंग उनकी योजना को देख लेता है और वे उसे गिरोह के सरगना से मिलने के लिए चुपके से बाहर निकलने में मदद करने के लिए मना लेते हैं। सहयोग करने का नाटक करते हुए बोंग उनके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद तीनों कक्षा में लौट आते हैं। दोनों उपद्रवी तुरंत हुआजिन को उकसाने लगते हैं। उसी क्षण कक्षा का दरवाजा अचानक खुलता है और गुआन ह्युक खुद अंदर आता है। बिना किसी झिझक के गुंडा हुआजिन को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। दोनों पूरी कक्षा के सामने एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हुआजिन जमीन पर गिर जाता है। छात्र तुरंत जयकारे लगाने लगते हैं, गुआन ह्युक का नाम चिल्लाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। गुआन ह्युक गर्व से घोषणा करता है कि वह कभी भी जड़ी बूटी को अपने स्कूल पर हावी नहीं होने देगा। लेकिन फिर हुआजिन धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। पता चलता है कि वह केवल हारने का नाटक कर रहा था। पल भर में वह जोरदार पलटवार करता है और गुआन ह्युक को शक्तिशाली मुक्कों से पछाड़ना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि हुआजिन का असली मकसद शुरू से ही गुआन ह्युक को पकड़ना था। वह गुंडा ही छात्रों को गिरोह का सदस्य बनाने और उन्हें आपस में लड़ने और नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने का मास्टरमाइंड था। उसे हराने के बाद हुआजिन उसे जंजीरों में जकड़कर अपने साथियों के सामने घसीटता है। गिरोह के सदस्य तुरंत अपने नेता को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी हालत भी उससे बेहतर नहीं होती। हुआजिन उन्हें एक एक करके हरा देता है, जिससे उनका लड़ने का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। छात्र सदमे में देखते रहते हैं। उनमें से कई सालों से गुंडों और बदमाशों की तरह व्यवहार करते आ रहे थे, लेकिन अब वे डरे हुए हैं। एक एक करके वे हुआजिन से माफी मांगने लगते हैं। हालांकि हुआजिन उनसे कहता है कि वे गलत व्यक्ति से माफी मांग रहे हैं। वह कहता है, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो किम ह्योंग से मांगो। वह उस शांत छात्र की ओर इशारा करता है जिसे वे हर दिन धमकाते, पीटते और अपमानित करते थे। भावनाओं से अभिभूत होकर किम ह्योंग रोने लगता है। लंबे समय बाद पहली बार किसी ने उसका साथ दिया है और उसे न्याय दिलाया। इसके बाद हुआजिन पूरे स्कूल को संबोधित करते हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर कभी किसी और की शिक्षा में बाधा ना बने। किसी ऐसे छात्र को कभी परेशान ना करें जो सिर्फ एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। इन शब्दों के साथ ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल का संकट आखिरकार समाप्त हो जाता है। उस दिन से टैटू, ड्रग्स, गिरोह की गतिविधियां, हिंसा और बदमाशी स्कूल में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं। कैंपस धीरे धीरे युद्ध के मैदान से एक वास्तविक शिक्षण संस्थान में बदल जाता है।
अपना मिशन पूरा करने के बाद हुआजिन और बोंग शिक्षा मंत्रालय लौटते हैं और अपनी सफलता की रिपोर्ट देते हैं। उस रात हुआजिन अकेले घर लौटते हैं। जैसे जैसे शहर शांत होता जाता है, वह चुपचाप बैठे रहते हैं और उस महिला की तस्वीर को निहारते हैं जिससे वह कभी प्यार करते थे। वह महिला जो अब जीवित नहीं है। स्कूल में जीत भले ही मिल रही हो, लेकिन उनके अतीत का दर्द अभी भी उनके साथ है। कई साल पहले छात्र सुरक्षा बल के गठन से पहले हुआजिन की पत्नी एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी। हर सुबह वह काम पर जाने से पहले उन्हें स्कूल छोड़ते थे। वह हमेशा उससे स्कूलों में उपद्रव मचाने वाले हिंसक गिरोह के सदस्यों से सावधान रहने की चेतावनी देता था, लेकिन वह बस मुस्कुराकर कहती थी, जिस दिन बड़े बच्चों से डरने लगेंगे उसी दिन से समाज का पतन शुरू हो जाएगा। दुख की बात है कि उसकी बात दुखद रूप से सच साबित हुई। एक दिन उस पर एक छात्र गुंडे ने बेरहमी से हमला किया और बाद में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। त्रासदी को और भी बदतर बनाने वाली बात यह थी कि अदालत ने हमलावर को केवल 4 साल की जेल की सजा सुनाई। हुआजिन गुस्से से भरा और दिल टूट गया था। उस समय गैंग का सदस्य शिक्षा मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा था। हुआजिन का दर्द देखकर उसने उससे वादा किया। उसने कहा, अगर मैं यह चुनाव जीतता हूँ तो मैं स्कूल हिंसा से लड़ने और शिक्षकों और छात्रों की रक्षा के लिए एक विशेष संगठन बनाऊंगा। मैं इसे अपनी बेटी और आपकी पत्नी की याद में समर्पित करूंगा। अगले दिन हमेशा की तरह हुआजिन मंत्री के कार्यालय जाता है और पूछता है कि उनकी टीम को अगला कौन सा स्कूल सौंपा जाएगा। रिपोर्टों की समीक्षा करते समय उन्हें एक ऐसे शिक्षक का मामला मिलता है जिसने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। जांच से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। येरी नाम की एक छात्रा जो सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय थी, ने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। उसकी ऑनलाइन प्रसिद्धि के कारण उसकी कक्षा की अधिकांश लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं। येरी कक्षा के दौरान लगातार लाइव स्ट्रीम करती थी। उसे अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने फॉलोअर्स की चिंता थी। एक दिन एक शिक्षक ने उसका फोन जब्त कर लिया ताकि वह कक्षा में ध्यान दे। गुस्से में आकर येरी ने शिक्षक को ऑनलाइन अपमानित करने के लिए एक फर्जी वीडियो बनाया। एक अन्य शिक्षक ने चुपके से उसे वीडियो में हेरफेर करते हुए देखा और बाद में उससे पूछताछ की और झूठ फैलाना बंद करने की गुहार लगाई। येरी ने सुनने के बजाय एक और बड़ा आरोप लगाया। उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि शिक्षक ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। यह झूठा आरोप हर जगह फैल गया। लोग तुरंत शिक्षक के खिलाफ हो गए। वह अंतहीन अपमान और आलोचना का निशाना बन गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी ऑनलाइन आरोप देखने के बाद उस पर शक करना शुरू कर दिया। अपमान और दबाव सहन न कर पाने के कारण निर्दोष शिक्षक ने अंततः आत्महत्या कर ली। जब हुआजिन और मंत्री को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वे स्कूल को अपना अगला मिशन बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन शिक्षिका यंग छात्रों को सूचित करती हैं कि दिवंगत शिक्षिका के स्थान पर एक नई शिक्षिका आ रही हैं। हालांकि जैसे ही नई शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं, छात्र उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वे अनुचित प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। एक लड़की व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी करती है कि मेकअप के कारण वह अलग दिख रही हैं और उनकी पुरानी तस्वीरें देखने की मांग करती है। जल्द ही पूरी कक्षा उनकी पुरानी तस्वीरें मांगने में शामिल हो जाती है। इस हंगामे के केंद्र में येरी है जो एक बार फिर सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही है। नई शिक्षिका शांति से उसे रुकने का आदेश देती है, लेकिन येरी इनकार कर देती है। बिना किसी झिझक के शिक्षिका येरी का फोन छीनकर उसे जमीन पर पटक देती है। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। छात्रों की ओर सीधे देखते हुए वह कहती हैं, आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जान जाएंगे। मेरा नाम हान रिम है और मैं छात्र सुरक्षा कार्य बल के साथ काम करती हूँ। मैं यहाँ आपको अनुशासन सिखाने आई हूँ। अब से कोई भी मुझसे जुबान नहीं लड़ाएगा। इस कक्षा में केवल मेरे नियम ही मायने रखते हैं। छात्र अवाक रह जाते हैं। हान रिम कमरे में मौजूद सभी फोन इकट्ठा करती है और उन्हें अब से पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताती है। इसी बीच हुआजिन स्कूल के शिक्षकों से मिलती है और उन्हें निर्देश देती है कि वे शरारती छात्रों द्वारा किए गए हर गंभीर अपराध की रिपोर्ट जमा करें ताकि उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। प्रधानाचार्य यह कहकर स्कूल का बचाव करने की कोशिश करते हैं कि छात्र अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन हुआजिन तुरंत उन्हें चुप करा देती है। जिस दिन वयस्क बच्चों से डरने लगेंगे उसी दिन से समाज का पतन शुरू हो जाएगा। प्रधानाचार्य के पास कोई जवाब नहीं होता। हुआजिन फिर शिक्षकों को निर्देश देती है कि वे अपनी सभी शिकायतों को लिखें और समस्या पैदा करने वाले छात्रों की पहचान करें। बाहर हान रिम स्कूल के सबसे उपद्रवी छात्रों को अनुशासित करने में व्यस्त है। बाद में वह हुआजिन को रिपोर्ट करती है जो उसकी लगन और समर्पण की प्रशंसा करता है। अगली सुबह हान रिम कक्षा में पहुंचती है और उसे कक्षा गंदी मिलती है। वह तुरंत सभी छात्रों को सफाई करने का आदेश देती है और वे उसकी देखरेख में जल्दी से कमरे की सफाई शुरू कर देते हैं। बाद में हान रिम हुआजिन को बताती है कि शिक्षिका झांग बहुत तनाव में लग रही हैं
उसे डर है कि नाराज माता पिता और सार्वजनिक आलोचना अंततः उनका मनोबल तोड़ सकती है। हुआ जिन उसे चिंता ना करने के लिए कहता है, मैं खुद उनसे बात करूंगा। वह कहता है, इस बीच छात्रों के सोशल मीडिया खातों की जांच करो और उनके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई हर चीज इकट्ठा करो। उस शाम हुआ जिन छात्रों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच शुरू करता है, जबकि हान रिम उनके दुर्व्यवहार से संबंधित तस्वीरें और सबूत इकट्ठा करती है। अगले दिन हान रामा सबूतों से भरी एक फाइल लेकर स्कूल पहुंचती है। वह छात्रों को बताती है कि उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं और जल्द ही उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। इस बीच शिक्षिका यंग भावनात्मक रूप से टूट रही हैं। उन्हें पता चलता है कि छात्रों ने उनकी निजी तस्वीरें गैरकानूनी रूप से इंटरनेट पर फैला दी हैं। अपमान इतना असहनीय हो जाता है कि उन्हें नींद भी नहीं आती। अंततः वह शिक्षण से पूरी तरह इस्तीफा देने का फैसला करती हैं। सौभाग्य से उनके सहकर्मी उन्हें ऐसा ना करने के लिए मना लेते हैं। अगले दिन हुआ जिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। शिक्षिका यंग रोते हुए बताती हैं कि ऑनलाइन प्रसारित तस्वीरों के कारण अब हर कोई उन्हें एक बुरी इंसान समझता है। जवाब में हुआ जिन अपनी कहानी सुनाते हैं। वह उन्हें अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं, जो एक दयालु और समर्पित शिक्षिका थीं, जिनकी स्कूल में हिंसा के कारण मृत्यु हो गई। फिर वह उन्हें कुछ अप्रत्याशित दिखाते हैं। ऑनलाइन मौजूद तमाम नफरत भरे संदेशों के बीच कई छात्रों ने चुपके से उन्हें प्रोत्साहित करने वाले पत्र लिखे थे, जिनमें उनका समर्थन किया गया था और उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया गया था। जैसे ही शिक्षिका यंग ने ये संदेश पढ़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हफ्तों बाद पहली बार उन्हें फिर से उम्मीद जगी। ख्वादिन ने उन्हें प्यार से समझाया कि वे अपने छात्रों और अपने पेशे को ना छोड़ें। अगले दिन शिक्षिका यंग नए आत्मविश्वास के साथ कक्षा में लौटी। उन्होंने ध्यान ना देने वाले छात्रों को अनुशासित करना शुरू किया, खासकर येरी को, जो स्कूल की सबसे शरारती छात्रा बनी हुई थी। कक्षा के बाद येरी ने एक बार फिर शिक्षिका यंग के बारे में नफरत भरे पोस्ट ऑनलाइन फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। अचानक उनके अकाउंट से कंटेंट गायब होने लगा। उनकी आंखों के सामने एक एक पोस्ट गायब हो गए। घबराकर उन्होंने सब कुछ डिलीट होते देखा। इसके लिए जिम्मेदार लोग हुआ जिनके नेतृत्व में गठित और शिक्षा मंत्री द्वारा समर्थित छात्र सुरक्षा बल ही हैं। क्रोधित होकर येरी शिक्षिका यंग की ओर बढ़ती है और उन पर हमला करने का प्रयास करती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बल के सदस्य हस्तक्षेप करते हैं। येरी को तुरंत काबू में कर लिया जाता है और उसके कृत्यों के लिए उसे कड़ी अनुशासनात्मक सजा दी जाती है। एक बार फिर छात्र सुरक्षा बल व्यवस्था बहाल करने में सफल होता है। अंत में शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और घोषणा करते हैं कि सोयोन गर्ल्स स्कूल में सक्रिय हिंसक महिला गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है। स्कूल अंततः एक सुरक्षित स्थान बन गया है, जहां शिक्षक बिना किसी भय के पढ़ा सकते हैं और छात्र धमकाने, हिंसा या सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार के खतरे के बिना सीख सकते हैं। एक और मिशन पूरा हो चुका है और एक बार फिर ह्वाजिन की टीम ने साबित कर दिया है कि उन्हें मूल रूप से क्यों बनाया गया था, निर्दोषों की रक्षा करना और स्कूलों में न्याय बहाल करना। कहानी आगे बढ़ती है जब शिक्षा मंत्री के विरोधियों का एक समूह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वे मंत्री पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि छात्र सुरक्षा बल वास्तव में छात्रों की रक्षा के लिए नहीं है। उनके अनुसार मंत्री केवल अपनी बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए इस संगठन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे स्कूल के गुंडों ने मार डाला था। वे यह भी खुलासा करते हैं कि ह्वाजिन की दिवंगत पत्नी भी स्कूल हिंसा की शिकार थी। यह सुनकर हान रिम स्तब्ध रह जाती है। पहली बार वह सोचने लगती है कि क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है। इसके तुरंत बाद मंत्री और उनकी टीम अपने अगले मिशन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करते हैं। उनका लक्ष्य एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूल है। इसी बीच स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना घटित होती है जब एक छात्र अपने एक शिक्षक पर हिंसक हमला कर देता है। ह्वाजिन और उनकी टीम को तुरंत जांच के लिए भेजा जाता है। वहां पहुंचने पर वे परिसर के विशाल आकार और प्रतिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सीओ यंग हान रिम को स्कूल का इतिहास समझाते हैं और उन्हें शिक्षक चेयोन के बारे में बताते हैं, जो संस्थान के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक हैं। उनके कई छात्रों को देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता है, जिससे वे एक प्रशंसित व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसी बीच ह्वाजिन उस शिक्षक से मिलते हैं जिस पर हमला हुआ था और पूछते हैं कि छात्र इतना क्रोधित क्यों हुआ। शिक्षक शांतिपूर्वक अपनी बात समझाते हैं। बातचीत के दौरान ह्वाजिन उनसे वह प्रसिद्ध वाक्य दोहराने को कहते हैं जो वे अक्सर अपने छात्रों से कहते हैं, हमेशा अपनी प्रतिभा और क्षमताओं पर विश्वास रखो। जब शिक्षक यह वाक्य कहते हैं तो ह्वाजिन मुस्कुराते हैं और यहाँ तक कि उन्हें टोकते भी हैं। वे शिक्षक के शैक्षिक दर्शन से वास्तव में प्रभावित प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर हान रिम उस छात्र का साक्षात्कार लेती हैं जिसने शिक्षक पर हमला किया था। लड़का गुस्से में है और सहयोग करने से इनकार कर देता है। वह कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा
तो भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जो चाहो करो, मुझे सजा दो या गिरफ्तार कर लो। हान रिम उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुप रहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हुआ जिन एक और छात्रा का इंटरव्यू लेती है। वह शिक्षक चियोन को एक उत्कृष्ट शिक्षक बताती है, जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। उसके अनुसार वे अपने छात्रों के लिए अथक परिश्रम करते हैं और उनकी सफलता पर जश्न भी मनाते हैं। उसी समय हान रिम सियो यंग से बात करती है, जो उसे बताती है कि छात्र हायोन स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हान रिम फिर से हायोन से पूछताछ करती है। वह पूछती है कि स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक अचानक एक सम्मानित शिक्षक पर हमला क्यों करेगा। पहले तो वह जवाब देने से इनकार कर देता है। दबाव डालने पर ही वह आखिरकार सच बताता है। वह बताता है कि शिक्षक चियोन द्वारा सार्वजनिक रूप से अवैध रूप से रेस्तरां चलाने का आरोप लगाने के बाद उसके परिवार का रेस्तरां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन उसका परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। वे उसकी ट्यूशन फीस भी मुश्किल से ही दे पा रहे थे। बाद में उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक निजी ट्यूटर रखा। हालांकि आरोप है कि शिक्षक चेन ने ट्यूटर पर भी दबाव डाला और उसे भी छोड़ दिया, जिससे चेन के पास कोई चारा नहीं बचा। इसी बीच शिक्षक चेन ने होगिन को अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने दावा किया कि यह घमंडी था, अक्सर क्लास में बाधा डालता था, बीच में ही उठकर चला जाता था और लगातार परेशानी खड़ी करता था। हैरानी की बात है कि होगिन इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट प्रतीत होता है, लेकिन हान रिम गुस्से में है और वह सीधे उससे सवाल करती है। वह पूछती है, आप सिर्फ एक पक्ष की बात क्यों सुन रहे हैं? सच्चाई का पता कहां से चलेगा? क्या हमें अपना काम इसी तरह करना चाहिए? होगिन उसे बस इतना कहता है कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकाले और जांच जारी रखे। बाद में सियो यांग उस निजी अकादमी में जाता है जहां वह पहले पढ़ता था। वहां वह हेओन के पूर्व ट्यूटर से मिलता है और ट्यूटर और शिक्षक चेन के बीच छिपे हुए संबंध का पता लगाता है। नए सबूतों के साथ होगिन शिक्षक चेन का सामना करता है। वह खुलासा करता है कि उसने निजी अकादमी के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया है और यह भी कि शिक्षक चेन किस प्रकार गुप्त रूप से छात्रों की रैंकिंग में हेरफेर करता है। धनी परिवार अपने बच्चों को उच्च अंक दिलाने के लिए उससे पैसे देते हैं, जबकि कम सुविधा प्राप्त छात्रों को जानबूझकर रैंकिंग में नीचे धकेल दिया जाता है। शिक्षक चेन तुरंत क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वह चुपके से एक धनी माता पिता से मिलता है, जो अपनी बेटी को अच्छे अंक दिलवाना चाहती है। वह अपनी बच्ची के कम अंक स्वीकार करने से इनकार कर देती है और शिक्षक चेन आत्मविश्वास से वादा करता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि लड़की उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हो। इस बीच हान रिम को अभी भी जोजियान पर भरोसा करने में कठिनाई हो रही है। उसे चिंता है कि उसके खिलाफ लगे आरोप सच हो सकते हैं और उसे डर है कि वह अब निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। एससीओ यंग उसे आश्वस्त करता है और उस पर विश्वास रखने का आग्रह करता है। अचानक स्थिति में नाटकीय मोड़ आता है। पुलिस अधिकारी आते हैं और जोजियान और टास्क फोर्स के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घोटाला पूरे देश के टेलीविजन समाचारों में छाया रहता है। इसी बीच शिक्षक चेन चुपके से एक धनी अभिभावक को परीक्षा सामग्री देता है ताकि उसकी बेटी को अच्छे अंक मिल सकें। गिरफ्तार होने से पहले मंत्री चुपचाप सियो यंग को जांच जारी रखने का निर्देश देते हैं, क्योंकि वही टीम के एकमात्र सदस्य हैं जो अभी भी स्वतंत्र हैं। जल्द ही परीक्षा का दिन आ जाता है। शिक्षक चेन उस छात्रा के पास जाते हैं जिसकी उन्होंने मदद की थी और आत्मविश्वास से उसे अच्छा करने के लिए कहते हैं। इसी बीच मंत्री और उनकी टीम को अदालत में पेश किया जाता है, जहां अभियोजक उन पर टास्क फोर्स का इस्तेमाल प्रतिशोध के हथियार के रूप में करने का आरोप लगाते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। शिक्षक चेन को अचानक पता चलता है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बदल दिए गए हैं। घबराकर वह कक्षा में दौड़ते हैं और परीक्षा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवाजेने प्रकट होता है और शांति से सच्चाई बताता है। टास्क फोर्स ने परीक्षा के प्रश्न पत्र बदल दिए थे। उनका अभियान सफल हो गया है। शिक्षक चेन का भ्रष्टाचार सबके सामने उजागर हो गया है। उनके गुप्त सौदे, सबूत, रिकॉर्डिंग और बातचीत सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं। पूरे स्कूल को पता चल गया है कि कैसे उन्होंने धनी परिवारों से रिश्वत लेकर छात्रों के परिणामों में हेरफेर किया। जिस छात्र को लीक हुई परीक्षा मिली थी, वह शर्म से व्याकुल है और सबूतों को नष्ट करने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी समय होगिन की मुलाकात हेओन से होती है और वह उससे वह बात कहता है जिसे सुनने का वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम शुरू से ही सही थे। पहली बार किसी ने आखिरकार अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया है। इस बीच शिक्षा मंत्री सभी आरोपों से सफलतापूर्वक अपना बचाव करते हैं। जनता के सामने खड़े होकर वह भ्रष्ट राजनेताओं, धनी अभिभावकों
और प्रभावशाली व्यक्तियों के छिपे हुए अपराधों को एक एक करके उजागर करते हैं। वह खुलेआम उनके नाम बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए शिक्षकों को रिश्वत दी। अब छिपने की कोई जगह नहीं बची। वह ऐलान करता है, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। अंत में छात्र सुरक्षा बल को एक और बड़ी जीत मिलती है। जिस छात्र के साथ अन्याय हुआ था वह न्याय दिलाने के लिए टीम से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आता है। और आखिरकार शिक्षक चेन, जिसकी कभी सभी प्रशंसा और सम्मान करते थे, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और उन छात्रों के साथ विश्वासघात करने के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है जिनका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उसकी थी। सच्चाई सामने आती है, न्याय की जीत होती है और एक और स्कूल उन लोगों से बच जाता है जिन्होंने शिक्षा की आड़ में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। अब कहानी में चेन नाम की एक महिला का परिचय होता है जो हयाजुंग प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका है। एक दिन उसे अपनी माँ को विदाई पत्र लिखते हुए देखा जाता है और यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वह गहरे दुख से गुजर रही है। पत्र पूरा करने के बाद वह फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से अंतिम क्षणों में हान रिम आती है और उसे बचा लेती है। समय रहते उसे नीचे खींच लेती है। हान रिम अपना परिचय देती हैं और बताती हैं कि वह ERPB के लिए काम करती हैं। वह चोई को बताती हैं कि संगठन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यशाला आयोजित कर रहा है और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। चोई कार्यक्रम में शामिल होती हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि ERPB ने उन्हें शिक्षण से अस्थायी अवकाश की व्यवस्था की है ताकि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर हमें पता चलता है कि चोई की मां सयन ERPB कार्यालय गईं और जोजिन से अपनी बेटी की मदद करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि चोई भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गई थी और उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे। बाद में हानरिम और बोंग चोई के साथ बैठते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मां ने उनसे सब कुछ साझा किया है। वे उन्हें पेशेवर परामर्श लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि उनके अवकाश के दौरान उनकी कक्षा के लिए एक वैकल्पिक शिक्षक नियुक्त किया जा चुका है। चोई चिंतित हो जाती हैं कि वैकल्पिक शिक्षक को भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे वह गुजरी हैं, लेकिन हानरिम उन्हें आश्वस्त करती हैं कि चिंता ना करें। अगले दिन नए स्थानापन्न शिक्षक आते हैं और सभी को आश्चर्य होता है कि वे स्वयं होगिन हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्हें पता चलता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। छात्र ऊर्जावान, शोरगुल करने वाले और निर्देशों को पूरी तरह से अनदेखा करने वाले हैं। कक्षा में तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। एक बच्चा शौचालय जाने की गुहार लगाता है, फिर दूसरा किसी और चीज में मदद मांगता है। देखते ही देखते कई बच्चे एक साथ उनका ध्यान आकर्षित करने लगते हैं। एक बार होगिन गलती से एक छात्र पर चिल्ला देते हैं जिससे बच्चा रोने लगता है। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्हें मजबूरन छात्र को दिलासा देना पड़ता है और उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ खेल खेलना पड़ता है। जैसे ही अन्य बच्चे यह देखते हैं वे सभी उनके साथ खेलने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होते होते होगिन पूरी तरह से थक चुके होते हैं। उस रात वे घर लौटते हैं और चुपचाप बैठकर अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीरें देखने लगते हैं। जैसे ही वे तस्वीरों को देखते हैं पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं। फिर कहानी चोई की सेयोन के शिक्षक के रूप में पहले दिन पर केंद्रित हो जाती है। उन्होंने अपने नए छात्रों और उनके अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपना परिचय दिया और प्रत्येक बच्चे से उसका नाम पूछा। उजिन नाम का एक छात्र कक्षा के दौरान खड़ा हो गया और चोई ने उसे विनम्रता से बैठने के लिए कहा। हालांकि स्कूल के बाद उजिन की मां ने चोई की संपर्क जानकारी प्राप्त कर ली। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, जब आपने उजिन को बैठने के लिए कहा तो आपका लहजा बहुत कठोर था, अगली बार अधिक सावधान रहें। चोई ने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगले दिन चोई ने उजिन को कक्षा की एक गतिविधि में भाग लेने के लिए कहा। लड़का अचानक रोने लगा। लगभग तुरंत ही उसकी मां ने एक और शिकायत भेजी, मेरे बच्चे से सबके सामने दोबारा सवाल मत पूछो। उस घटना के बाद से उजिन की मां लगातार चोई को संदेश भेजती रही। उन्होंने उन्हें निर्देश दिए कि उनके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके लिए विशेष व्यवहार की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि भले ही वह स्पष्ट रूप से गलत हो, चोई को हमेशा उसका पक्ष लेना चाहिए। संदेश दिन रात आते रहे। धीरे धीरे लगातार उत्पीड़न से चोई के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। जब भी उसका फोन वाइब्रेट होता वह बेचैन हो जाती। दोस्तों के साथ समय बिताना भी मुश्किल हो गया क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई शिकायत ना आ जाए। एक दिन उजिन की मां ने उसे एक और गुस्से भरा संदेश भेजा, इस बार चोई द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर की आलोचना करते हुए। तस्वीर बिल्कुल हानिरहित थी। चोई हैरान रह गई। उसने उस महिला को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में कभी नहीं बताया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे यह कैसे मिला।
हताश चोई ने स्कूल प्रशासन को सब कुछ बताया और अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में बताया। उसकी मदद करने के बजाय प्रधानाचार्य ने उसे ही दोषी ठहराया। प्रधानाचार्य ने कहा, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बदल लो, इससे भी बेहतर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो। दुखी चोई रोते हुए घर लौटी। उसी रात उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। अपनी डायरी में उसने लिखा कि वह इसे किसी दिन फिर से एक्टिवेट करेगी। आखिरकार उसने अध्यापन छोड़ दिया। अगली सुबह हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ करने के दृढ़ संकल्प के साथ चोई स्कूल जल्दी पहुंची और कक्षा को सजाने लगी। उसने रंगीन बत्तियां लगाईं, सजावट का सामान लाया और बच्चों के लिए पढ़ाई को और अधिक आनंददायक बनाने के लिए एक खेल का मैदान बनाया। उसने यूजीन के साथ संबंध बनाने में भी अतिरिक्त समय बिताया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शर्मीला लड़का खुलने लगा। वह अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करने लगा और दूसरों के साथ सहज महसूस करने लगा। एक दिन अन्य बच्चों के साथ खेलते समय यूजीन का एक अन्य छात्र से झगड़ा हो गया और उसने उस बच्चे को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खिलौनों में से एक से मार दिया। चोया तुरंत उसे रोकना और उसे सही तरीके से अनुशासित करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे उसकी माँ के बार बार कहे गए शब्द याद आ गए कि भले ही मेरा बेटा गलत हो, तुम्हें हमेशा उसका पक्ष लेना चाहिए। पेशेवर जिम्मेदारी और एक और शिकायत के डर के बीच फंसी चोया हिचकिचाई। अंत में उसने रोते हुए बच्चे को दिलासा दिया, फिर यूजीन की ओर मुड़ी और धीरे से उससे माफी मांगने को कहा। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने दिखाया कि वह कितनी फंसी हुई थी। उसे सही करने और खुद को उस माता पिता से बचाने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होते थे। अगले दिन उजिन और साओजून की माताओं को उनके बच्चों के बीच हुई घटना पर चर्चा करने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। जब उजिन की माँ को पता चलता है कि उनके बेटे को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था, तो वह बहुत क्रोधित हो जाती हैं। हालांकि उनके बेटे ने ही लड़ाई शुरू की थी और दूसरे बच्चे को चोट पहुंचाई थी, फिर भी वह कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती हैं। इसके बजाय वह हंगामा करने लगती हैं और साओजून की माँ से बहस करने लगती हैं। उजिन अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह से अनसुना कर देती हैं। अपने बेटे को दोष देने के बजाय वह अपना गुस्सा सुश्री चोई पर निकालती हैं। वह जानना चाहती हैं कि शिक्षिका ने उजिन को माफी मांगने के लिए क्यों मजबूर किया और सबके सामने उन पर चिल्लाने लगती हैं। देखते ही देखते यह टकराव धमकियों और डराने धमकाने में बदल जाता है। स्कूल से निकलने के बाद उजिन की माँ लगातार फोन करके सुश्री चोई को परेशान करती रहती हैं। वह लगातार उनके नंबर पर कॉल करती हैं, उन्हें धमकी देती हैं और उनका अपमान करती हैं। इसी बीच सीओ जॉन की माँ भी सुश्री चोई पर दबाव डालती हैं, बार बार उन्हें दोषी ठहराती हैं और उन पर चिल्लाती हैं। दो नाराज माता पिता के बीच फंसी सुश्री चोई गंभीर मानसिक तनाव से ग्रस्त होने लगती हैं। लगातार दबाव के कारण उन्हें नींद नहीं आती। दिन रात माता पिता उन्हें फोन करते रहते हैं, जिससे उनका मन चिंता से भर जाता है, यहाँ तक कि वे किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पाती। अंततः स्थिति और भी बदतर हो जाती है। माता पिता उन्हें धमकाने के लिए उनके घर आने लगते हैं। यूजीन की माँ सुश्री चोई को चेतावनी देती हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो वे उनके पति के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराएंगी। अगले दिन यूजीन के पिता स्कूल पहुंचते हैं। वे अपने बेटे को कक्षा में घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे अन्य बच्चे इतने डर जाते हैं कि उनमें से कुछ रोने लगते हैं। कुछ ही देर बाद यूजीन की माँ भी आ जाती है। वे सुश्री चोई को बताती हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस में रिपोर्ट करने का इरादा रखती हैं। उन पर अपने बच्चे को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती हैं। कुछ ही समय बाद सुश्री चोई के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू हो जाती है। उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है। अफवाहें फैलने लगती हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका ने एक छोटे बच्चे का यौन शोषण किया है। जैसे जैसे विवाद बढ़ता है, कई माता पिता अपने बच्चों को उनकी कक्षा से निकालने लगते हैं। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल होते देखकर सुश्री चोई का दिल टूट जाता है। वे खुद को पूरी तरह से अकेला और हताश महसूस करती हैं। अंततः वे आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगती हैं। इस बीच ERPB की टीम शुरू से ही उनके मामले पर नजर रख रही है। न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वे सबूत जुटाना और आरोपों के पीछे की सच्चाई की जांच करना जारी रखते हैं। उसी समय हुआ जिन उन छात्रों को पढ़ाना जारी रखती हैं जो कभी सुश्री चोई की कक्षा में पढ़ते थे। जल्द ही यूजिन की माँ को पता चलता है कि नई शिक्षिका ने उनके बेटे को होमवर्क दिया है। तुरंत ही वह स्कूल में घुसकर ह्वाजिन से मांग करती है कि वह उजिन को अतिरिक्त काम देना बंद करे। हालांकि ह्वाजिन उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। जिस तरह वह लगातार सुश्री चोई को फोन करके परेशान करती थी, उसी तरह ह्वाजिन भी उन्हें बार बार फोन करने लगता है। वह दिन भर उनसे संपर्क करता रहता है और उनके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बारे में अनगिनत सवाल पूछता रहता है। वह देर रात तक फोन करता है और उन्हें चैन से रहने नहीं देता।
कुछ ही समय में उजिन की माँ को भी वही गुस्सा और तनाव महसूस होने लगता है जो उसने कभी सुश्री चोई को दिया था। इसे सहन ना कर पाने पर वह स्कूल में घुस जाती है और गुस्से में मांग करती है कि ह्वाजिन फोन करना बंद करे क्योंकि उसके पति इस स्थिति से बहुत नाराज हैं। लेकिन ह्वाजिन अभी रुका नहीं। एक दिन वह उजिन के पिता के कार्यस्थल पर जाता है। सबके सामने वह उस आदमी के पैर पकड़ लेता है और नाटकीय ढंग से माफी मांगता है, रोता है और गिड़गिड़ाता है कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका देता है। जब उजिन के पिता घर लौटते हैं तो वे अपनी पत्नी पर अपना गुस्सा निकालते हैं। पति पत्नी अपने बेटे के सामने जोर जोर से झगड़ने लगते हैं जिससे परिवार में तनाव और बढ़ जाता है। अगली सुबह उजिन की मां होजिन के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराने के लिए स्कूल कार्यालय लौटती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें सीधे ERPB से संपर्क करना चाहिए। गुस्से में आकर वह वहां से चली जाती है। फिर वह कक्षा में जाती है और अपने बेटे को साथ ले जाती है। उसी समय होजिन श्रीमती ली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। उन पर अपने बेटे को जबरदस्ती पकड़कर कक्षा से बाहर घसीटने का आरोप लगाते हुए बाल शोषण का आरोप लगाता है। इस आरोप की खबर जल्दी ही अन्य अभिभावकों में फैल जाती है और जल्द ही वे श्रीमती ली के व्यवहार की आलोचना करने लगते हैं। हताश श्रीमती ली सुश्री चोई को फोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके फोन का कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से और हताशा में वह सीधे सुश्री चोई के घर जाती हैं, लेकिन जब वह वहां पहुंचती हैं तो उन्हें होजिन पहले से ही वहां मिलता है। पहली बार किसी ने उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और यह देखने के लिए मजबूर किया कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। बाद में उजिन को आखिरकार सुश्री चोई से दोबारा मिलने का मौका मिलता है। यह मुलाकात इसलिए संभव हुई क्योंकि उसने खुद उनसे मिलने का अनुरोध किया था। बातचीत के दौरान उजिन एक दिल दहला देने वाली बात कबूल करता है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी माँ ने आपके साथ जो किया। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। सुश्री चोई उसे प्यार से दिलासा देती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, भले ही उनके कार्यों से दोनों को दुख पहुंचा हो। इसी बीच हुआजिन और श्रीमती ली पास की खिड़की से बातचीत देख रही होती हैं। जब श्रीमती ली देखती हैं कि उजिन वास्तव में सुश्री चोई की कितनी परवाह करता है तो उन्हें अपराध बोध होता है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनके व्यवहार ने न केवल शिक्षिका को बल्कि उनके अपने बेटे को भी कितना दर्द पहुंचाया है। अंत में श्रीमती ली और उनके पति को अदालत में पेश किया जाता है। सुश्री चोई पर किए गए उत्पीड़न, धमकी, झूठे आरोपों और भावनात्मक शोषण से संबंधित सभी सबूत न्यायाधीश के सामने पेश किए जाते हैं। दोनों माता पिता को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उन्हें कानूनी दंड दिया जाता है। अंततः न्याय मिलता है। सुश्री चोई का नाम बेदाग साबित होता है। उनकी पीड़ा को स्वीकार किया जाता है और उन्हें और उनकी मां को अंततः वह न्याय मिलता है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। वह दुस्वप्न जिसने लगभग उनका जीवन तबाह कर दिया था अंततः समाप्त हो जाता है। इस बीच शिक्षा मंत्री ERPB के महत्व को समझाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या अन्याय का शिकार होने वाले किसी भी व्यक्ति को संगठन से संपर्क करना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा और बहाली की जा सके। अंततः सुश्री चोई अपने प्रिय प्राथमिक विद्यालय में लौट पाती हैं। अपने छात्रों के साथ फिर से मिलकर वह मुस्कुराते हुए पढ़ाना फिर से शुरू करती हैं। अंततः उस दुस्वप्न से मुक्त हो जाती है जिसने लगभग उनका जीवन तबाह कर दिया था। दूसरी ओर होगेन अपनी दिवंगत पत्नी की डायरी पढ़ने में समय बिताते हैं। पन्ने पलटते हुए वह उनकी पीड़ा और न्याय पाने की उनकी बेताब इच्छा पर विचार करते हैं। उन्हें उस छात्र की याद आती है जो उनकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार था, एक लड़का जिसने कभी दावा किया था कि वह शिक्षिका चोई गाहिम की प्रशंसा और परवाह करता था। अपनी यादों में खोए हुए होगेन को मंत्री गोंग ने बीच में ही रोक दिया। एक मंत्री उसे चेतावनी देता है कि अब कई लोग मानते हैं कि ERPB का अस्तित्व केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए है। मंत्री उससे कहता है, तुम्हें अतीत को भूलना होगा। लोग सोचते हैं कि यह संगठन तुम्हारी पत्नी और मेरी बेटी की वजह से बनाया गया था। तुम उन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दे सकते। अगले दिन जब टीम एक साथ गाड़ी चला रही थी तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। कई मिडिल स्कूल के छात्र एक चोरी की गाड़ी में सड़कों पर तेजी से भाग रहे थे। गाड़ी के अंदर एक डरी हुई लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। छात्रों ने गाड़ी चुराकर उसे जबरदस्ती उसमें बिठाया था। ERPB टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करने का फैसला किया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रुकने के बजाय छात्र और भी लापरवाह हो गए। उन्होंने होगिन की गाड़ी पर चीजें फेंकी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तेजी से गाड़ी चलाई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और अनगिनत नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई। एक बड़ा हादसा बस कुछ ही सेकंड दूर था, लेकिन हानरिन तबाही होने से पहले गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गया। छात्रों को
पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जांचकर्ताओं ने लड़की से घटना के बारे में पूछताछ की। हालांकि लड़कों द्वारा उसे धमकाने के कारण वह दावा करती है कि वे केवल दोस्त हैं और जोर देकर कहती है कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। छात्र तब अपनी उम्र का बहाना बनाते हुए तर्क देते हैं कि वे नाबालिग हैं और इसलिए उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप उन्हें रिहा कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से जैसे ही उन्हें आजादी मिलती है, वे फिर से उपद्रव करने लगते हैं। वे चोरी और वाहनों में तोड़फोड़ करना जारी रखते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब ईआरपीबी टीम और मंत्री ने यह देखा तो मंत्री ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अगले दिन ह्यूगियन मिडिल स्कूल में तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया, जो चारों उपद्रवी लड़कों का स्कूल था। अगली सुबह ख्वाजिन स्कूल पहुंचता है और चारों लड़कों से मिलता है। उसी समय हान रिम कक्षा के अन्य छात्रों का साक्षात्कार लेना शुरू करती है। वह पूछती है कि क्या किसी ने हायून नाम की लड़की को देखा है। छात्र डरे हुए प्रतीत होते हैं। यह स्पष्ट है कि वे कुछ जानते हैं, लेकिन वे गुंडों के खिलाफ बोलने से बहुत डरते हैं। इसी बीच बोंग और हान रिन चुपके से उन चारों लड़कों का पीछा करते हैं ताकि पता चल सके कि उन्होंने अपने शिकार को कहां छिपा रखा है। आखिरकार उन्हें एक भयानक खोज का पता चलता है। हान्युन एक स्टोर कैबिनेट के अंदर बंद मिलती है। उसका शरीर चोटों और जख्मों से भरा हुआ है, जो लंबे समय तक चले दुर्व्यवहार के स्पष्ट संकेत हैं। टीम तुरंत उसे बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। पहले तो वह बोलने से इनकार कर देती है। सच्चाई जानने की उम्मीद में वे उसके स्कूल बैग की तलाशी लेते हैं और कई गोलियां पाते हैं। ये गोलियां अवैध पदार्थ प्रतीत होती हैं, जिन्हें लड़के उसे जबरदस्ती खिला रहे थे। आखिरकार हान्युन हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि जब वह पहली बार स्कूल में आई थी तो दूसरे छात्र लगातार उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। वे उससे कहते थे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती हो, अगर तुम थोड़ा वजन कम कर लो तो और भी खूबसूरत लगोगी। एक दिन उसकी कक्षा का एक लड़का कुछ गोलियां लेकर उसके पास आया। उसने दावा किया कि ये गोलियां उसे पतला और अधिक आकर्षक बनाने में मदद करेंगी। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने एक गोली पानी में घोल दी और उसे पीने के लिए कहा। उस दिन से गो नाम का एक छात्र नियमित रूप से हन्नीन को गोलियां मुहैया कराने लगा। वह उससे लगातार बढ़ती हुई रकम वसूलने लगा। उसकी असुरक्षाओं का फायदा उठाते हुए आखिरकार हाई युन के पास उन्हें खरीदने के पैसे नहीं बचे। जब उसने बिना पैसे लिए और गोलियां मांगी तो जियोंग ने एक उपाय सुझाया। उसने उसे स्कूल की दूसरी लड़कियों को गोलियां बेचने और नए ग्राहक ढूंढने के लिए कहा। हताश और लाचार होकर वह मान गई। कुछ समय तक उसने दूसरे छात्रों को गोलियां बांटी, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। जब उसने उन्हें बताया कि वह यह सब बंद करना चाहती है तो लड़के उसके खिलाफ हो गए। इसके बाद उसे धमकाने, डराने और शारीरिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। दुर्व्यवहार इतना बढ़ गया कि हाई युन ने आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गईं। चूंकि शामिल छात्र अभी भी नाबालिग थे, इसलिए अधिकारी उन्हें कोई ठोस सजा नहीं दे सके। लड़कों को बस रिहा कर दिया गया और उन्हें अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने दिया गया। हाई युन को ऐसा लगा जैसे किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। जिम्मेदार लोग आजाद घूमते रहे, जबकि वह उन सभी के किए गए अत्याचारों के सदमे को अकेले झेलने के लिए रह गई। स्कूल लौटने के बाद चारों लड़के हायुन से बदला लेने लगते हैं, क्योंकि उसने उनकी शिकायत की थी। वे उसे पीटते हैं, सजा देते हैं और अंत में उसे फिर से एक अलमारी में बंद कर देते हैं। हायुन रिम को बताती है कि उसने इतना सब कुछ सहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार छात्रों को कभी भी सही मायने में सजा नहीं मिली। वह कबूल करती है कि उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। हायुन रिम उसे प्यार से दिलासा देती है और वादा करती है ईआरपीबी तुम्हें न्याय दिलाएगी। हायुन की कहानी सुनकर गुस्से से भर उठी हायुन रिम चारों लड़कों का सामना करती है और उसे बताती है कि वे छात्रों को ड्रग्स बेच रहे थे। लड़के घमंडी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, तुम क्या कर सकती हो। वे मजाक उड़ाते हैं, हम तो बस बच्चे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहस करने के बजाय हायुन और हायुन रिम एक नई योजना बनाती हैं। वे अपने प्रशिक्षित कुत्ते को छोड़ देती हैं, जो तुरंत एक एक करके लड़कों का पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे वे घबरा जाते हैं। इसके कुछ ही समय बाद चारों छात्रों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें किशोर अपराधियों के लिए बनाए गए एक किशोर पुनर्वास केंद्र में ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं, उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं, उन्हें एक जैसी वर्दी पहनाई जाती है और हान रिम की निगरानी में उन्हें एक निगरानी वाले छात्रावास में रखा जाता है। लड़के तुरंत ही अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं और हान रिम को चुनौती देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। हान रिम उन्हें तुरंत उनकी औकात दिखा देते हैं और उन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद से उनकी नई दिनचर्या शुरू हो जाती है। हर सुबह उन्हें सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है।
शौचालय साफ करने पड़ते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण करना पड़ता है और सख्त समय सारणी का पालन करना पड़ता है। नाश्ते के समय उनका सामना उस सुविधा केंद्र में पहले से ही बंद अन्य किशोर अपराधियों से होता है, जिनमें से कई उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहली बार चारों लड़कों को सचमुच डर लगने लगता है। इसके बाद उन्हें सफाई का काम सौंपा जाता है और बर्तन व कैंटीन के उपकरण धोने के लिए मजबूर किया जाता है। एक दिन एक लड़का एक शांत दिखने वाले कैदी से बहस कर बैठता है और उसे कमजोर समझकर पीटने का फैसला करता है। हालांकि होगेन तुरंत सच्चाई बता देता है। देखने में सीधा सादा लगने वाला यह कैदी असल में पूरे देश में कुख्यात है। सालों पहले उसके सहपाठियों ने उसे लगातार तंग किया था। वर्षों तक दुर्व्यवहार सहने के बाद आखिरकार उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने उन सभी छात्रों को मार डाला जिन्होंने उसे सताया था। मीडिया ने उसे एक खौफनाक उपनाम दिया, बुली किलर। जब चारों लड़कों को उसकी पहचान पता चलती है तो वे दंग रह जाते हैं। उस दिन से वे हर संभव कोशिश में उससे बचते हैं और जब भी वह आसपास होता है तो वे घबरा जाते हैं। बाद में बुली किलर चुपके से कैदियों द्वारा साफ किए जा रहे रसोई के बर्तनों में से एक चाकू चुरा लेता है। चारों लड़के यह सब अपनी आंखों से देखते हैं। पहले तो वे गार्डों को इसकी सूचना देने की सोचते हैं, लेकिन बुली किलर उन्हें देख रहा होता है। वह शांत भाव से उन्हें धमकाता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो इस केंद्र में उनका समय एक भयानक सपने में बदल जाएगा। लड़के तुरंत डर जाते हैं और चुप रहते हैं। इसी बीच केंद्र के बाहर शिक्षा मंत्री के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों में से कई उन बच्चों के माता पिता हैं जिन्हें पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। वे मंत्री पर अत्यधिक कठोर होने का आरोप लगाते हैं और उन्हें पद से हटाने की धमकी देते हैं। अंततः अभिभावकों को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति मिल जाती है। जब वे पहुंचते हैं और अपने बेटों को मुंडे हुए सिर, सफाई के काम और सख्त अनुशासन में देखते हैं तो वे क्रोध से भड़क उठते हैं और मंत्री पर चिल्लाने लगते हैं। उसी क्षण ख्वागिन सबूत लेकर आगे आता है। वह उन नशीले पदार्थों का खुलासा करता है जिन्हें लड़के बांट रहे थे और बताता है कि वे उन्हें अन्य छात्रों को कैसे बेचते थे। फिर अभिभावकों को उनके बच्चों द्वारा किए गए अपराधों का विस्तृत रिकॉर्ड दिखाया जाता है, जिसमें धमकाना, नशीले पदार्थों का वितरण, हिंसा और डराना धमकाना शामिल है। शिक्षा मंत्री शांत भाव से उनसे बात करते हैं। वे कहते हैं, हम आपके बच्चों को यातना नहीं दे रहे हैं, हम उनके द्वारा किए गए नुकसान को सुधार रहे हैं और उन्हें जवाबदेही सिखा रहे हैं। पहली बार लड़के रोने लगते हैं। वे क्षमा मांगते हैं और बदलने का वादा करते हैं, लेकिन मंत्री उन्हें बीच में ही रोक देते हैं। वे कहते हैं, हमसे क्षमा मत मांगो, उस लड़की से पूछो जिसका जीवन तुमने बर्बाद कर दिया। फिर हाउ यंग को उनके सामने लाया जाता है। लड़के तुरंत माफी मांगते हैं और दया की भीख मांगते हैं। हालांकि हाउ यंग उनकी आंखों में देखता है और कुछ ऐसा कहता है जिससे सभी चुप हो जाते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी जिंदगी को बुरे सपने में बदल दिया। मंत्री ने माता पिता को सूचित किया कि उनकी तत्काल रिहाई की अर्जी नामंजूर कर दी गई है। लड़के पुनर्वास केंद्र में ही रहेंगे और अपनी सजा पूरी करेंगे। हाउ युन को आखिरकार वह न्याय मिल गया जिससे वह इतने लंबे समय से वंचित थी। चारों लड़कों को वापस केंद्र में भेज दिया गया और उन्हें बताया गया कि वयस्क होने तक वे निगरानी में रहेंगे। बाद में पता चला कि कुख्यात गुंडा हत्यारा वास्तव में शुरू से ही हुआ, जिनके साथ मिली भुगत कर रहा था। पूरी योजना लड़कों को डराने और उन्हें उसी भय, बेबसी और पीड़ा का अनुभव कराने के लिए बनाई गई थी जो उन्होंने हायुन और अन्य पीड़ितों को दी थी। हुआ जिन चाहता था कि वे अपने कार्यों के परिणामों को समझें और अपने द्वारा पहुंचाए गए दर्द की वास्तविकता का सामना करें। हालांकि जल्द ही हालात अप्रत्याशित मोड़ ले लेते हैं। एक दिन केंद्र में मौजूद एक अन्य कैदी चुपके से चाकू प्राप्त कर लेता है और अचानक चारों लड़कों में से एक पर हमला कर देता है, जिससे जवाबदेही का सबक एक जानलेवा स्थिति में बदल जाता है। इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने से पुनर्वास केंद्र में अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच शिक्षा मंत्री और उनकी टीम छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और जुए की बढ़ती समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रहे थे। चर्चा के दौरान अचानक एक व्यक्ति रोते हुए कार्यालय में आया और मदद की गुहार लगाने लगा। टीम ने उसकी बात सुनी और उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसने बताया कि उसका बेटा जुए का आदी हो गया है। एक दिन उसे फोन आया जिसमें उसके बेटे द्वारा जुए में जमा किए गए कर्ज की वापसी की मांग की गई। जब परिवार ने लड़के से इस बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि वह 8,70,001 हार गया था। उसके माता पिता स्तब्ध रह गए। अपनी निराशा के बावजूद उन्होंने कर्ज चुका दिया और उससे वादा करवाया कि वह फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा। दुर्भाग्य से यह वादा टूट गया। लड़का फिर से जुआ खेलने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अंततः उसके पिता कर्ज में डूब गए और नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें अपनी आजीविका का एक बड़ा हिस्सा कुर्बान करना पड़ा। उन्हें यह भी पता चला कि उनका बेटा नशा करने लगा है। जब भी उन्होंने अधिकारियों से मदद मांगी, उन्हें लगा कि कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है।
पूरी कहानी सुनकर मंत्री जी ने उनसे कहा, आप एक बहादुर पिता हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अगले दिन जियान डे नाम का एक नया छात्र स्कूल में दाखिला लेता है। आते ही वह देखता है कि कई छात्र ऑनलाइन जुए के खेल के दीवाने हैं। एक छात्र बड़ी रकम जीतता है और सबके लिए खाना खरीद कर जश्न मनाता है। साथ में खाना खाते हुए वे जियान डे को खेल खेलना सिखाते हैं और बताते हैं कि यह पैसे कमाने का आसान तरीका है। जल्द ही जियान डे को भी इसमें दिलचस्पी हो जाती है। वह उत्साह से अपने दोस्तों को खेल और उस छात्र के बारे में बताता है जिसने उसे इससे परिचित कराया था। जल्द ही वह पूरी रात ऑनलाइन जुआ खेलने में बिताने लगता है। पहले तो उसे लगता है कि वह जीत सकता है, लेकिन इसके बजाय वह बार बार हारता है। अगली सुबह वह उदास और थका हुआ स्कूल पहुंचता है। उसके दोस्तों में से एक कॉनबिन उसे हिम्मत ना हारने के लिए प्रोत्साहित करता है और जुआ खेलना जारी रखने के लिए उसे पैसे उधार लेने में भी मदद करता है। ऋण सुरक्षित करने के लिए जिम डे को अपनी मां की संपर्क जानकारी देनी पड़ती है। बाद में जब जिम डे अपने दोस्तों के साथ काम पर होता है तो ऋणदाता का फोन आता है और वह भुगतान की मांग करता है। संयोग से हान रिम उसकी मां होने का नाटक करते हुए फोन उठाती है। फोन करने वाला 6 लाख पाउंड की मांग करता है। हान रिम जवाब देती है कि वह इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। उसी क्षण ERPB टीम को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। वे जुए के धंधे के पीछे के आपराधिक संगठन का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्थायी रूप से ऋण चुकाने का फैसला करते हैं। अगले दिन जिम डे हमेशा की तरह स्कूल जाता है। हान रिम छुपकर दूर से उस पर नजर रखती है। हालांकि भूख लगने के कारण खाना ऑर्डर करने में व्यस्त होने के कारण वह कुछ पल के लिए उसकी नजर से ओझल हो जाती है। वह पल बहुत महंगा साबित होता है। गिरोह के कुछ सदस्य गुमे डे का अपहरण कर लेते हैं, उसका फोन सड़क पर फेंक देते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। उसी समय गिरोह लड़कियों को दुकानों से पैसे चुराने के लिए मजबूर कर रहा होता है, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा होता है। हान रिम को जब एहसास होता है कि वह उसकी रक्षा करने में नाकाम रही तो वह टूट जाती है और जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानती है। इस बीच गिरोह गुमे डे को बंदी बनाकर रखता है और उसे अपने लिए कंप्यूटर पर काम करने के लिए मजबूर करता है। उसकी काबिलियत के कारण वह उनके लिए उपयोगी साबित होता है और वे उसका शोषण जारी रखते हुए उसे खाने का लालच देते हैं। स्कूल वापस आकर हान रिम उस छात्र को पकड़ लेती है जिसने गुमे डे को जुए से परिचित कराया था। दबाव में आकर वह गिरोह के ठिकाने का पता बता देता है। ERPB तुरंत एक बचाव अभियान शुरू करती है। हुआजिन और उसकी टीम उस जगह पर धावा बोलती है और गिरोह के सदस्यों के साथ भयंकर लड़ाई में उलझ जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, हुआजिन एक एक करके उन सभी को हरा देता है। अपने रास्ते में आने वाले सभी को हराने के बाद वह गिरोह के सरगना को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से सजा देता है। अंततः टीम गियाम डे को बचा लेती है और एक अन्य पीड़ित जे युन्स को अस्पताल ले जाती है। अगले दिन जे युन्स के पिता शिक्षा मंत्री से मिलकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि मंत्री उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आप भी एक अच्छे और साहसी पिता हैं। आप अन्य माता पिता के लिए एक उदाहरण हैं। वे उन्हें अपने बेटे का समर्थन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी बीच हान रिम गियाम डे के लिए अपहरण के दौरान नष्ट हुए फोन की जगह एक नया फोन खरीदती है। दूसरी ओर जब मंत्री एक रेस्तरां में बैठे होते हैं तो उनके पास एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आता है जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा होता है। वह राजनेता मंत्री पर अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए छात्रों के खिलाफ अभियान जारी रखने का आरोप लगाता है। मंत्री तुरंत पलटवार करते हुए राजनेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि प्रतिद्वंद्वी राजनेता अंततः गुस्से में चला जाता है। अपने कार्यालय लौटने पर राजनेता को एक रहस्यमय स्रोत से मंत्री और ERPB टीम के बारे में जानकारी मिलती है। इसी बीच एक पूर्व किशोर कैदी को उससे मिलवाने के लिए लाया जाता है। इसी दौरान देश भर में एक नया विवाद फैल जाता है। एक स्कूल सुरक्षा संगठन छात्रों के लिए अनिवार्य मूत्र परीक्षण का प्रस्ताव रखता है। सार्वजनिक रूप से इन परीक्षणों को गुर्दे की बीमारी और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी के तरीके के रूप में बताया जाता है। हालांकि अफवाहें फैलने लगती हैं कि इसका असली उद्देश्य छात्रों में नशीली दवाओं के सेवन का पता लगाना है। कई स्कूल इस विचार का विरोध करते हैं। एक अन्य स्कूल में छात्र अपनी अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। हियन जिन नाम का एक छात्र अत्यधिक चिंतित हो जाता है। दबाव उस पर हावी हो जाता है और अंततः वह बेहोश हो जाता है। उसकी मां दौड़कर उसके पास आती है और उसे दवा देकर परीक्षा जारी रखने के लिए मजबूर करती है। कुछ ही समय बाद हुआगेन और ERPB मूत्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। कई अभिभावक कड़ा विरोध करते हैं। हुआगेन शांतिपूर्वक समझाते हैं कि ये परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या छात्र खतरनाक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। अभिभावक विरोध जारी रखते हैं। अंत में हुआगेन एक चेतावनी जारी करते हैं।
अगर आप कल अपने बच्चों के सैंपल हमारे अस्पताल में लाने से इनकार करते हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसी समय प्रतिद्वंद्वी राजनेता होगिन की टीम द्वारा पहले अनुशासित किए गए एक पूर्व छात्र का साक्षात्कार लेते हैं। अगले दिन ह्योंगिन की मां को पता चलता है कि उनके बेटे को उस मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला जिसका उन्होंने सपना देखा था। वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। वह कहती हैं, सालों से मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए कष्ट सहा है और सब कुछ कुर्बान किया है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ह्योंगिन भी रोने लगता है। वह कुछ जवाब नहीं दे पाता। परिणाम स्वीकार करने के बजाय उसकी मां उस पर और दबाव डालती है, लगातार उससे पढ़ाई करने और अंततः प्रतिष्ठित एसएनयू मेडिकल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए प्रेरित करती है। बाद में वह एक ऐसी मां से मिलती है जो छात्रों को एसएनयू में प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए जानी जाती है। कोई आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश में वह सलाह मांगती है और अपने बेटे के लिए एक निजी ट्यूटर भी रखती है। तमाम कोशिशों के बावजूद ह्योंगिन के शैक्षणिक परिणाम निराशाजनक रहते हैं। हताश होकर वह मदद के लिए उस महिला के पास लौट जाती है। इस बार वह महिला उसे एक विशेष दवा देती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाती है। ह्योंजिन इसे लेना शुरू कर देता है। इसी बीच ह्योंजिन को उस दवा के बारे में पता चलता है और वह उन्हें इसका इस्तेमाल ना करने की चेतावनी देता है, लेकिन ह्योंजिन की मां उसकी बात नहीं मानती। वह ऑनलाइन ऐसी अन्य दवाओं की खोज जारी रखती है जो शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार का वादा करती है। आखिरकार उसे एक और महिला मिलती है जो एक चमत्कारी दवा का विज्ञापन कर रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह छात्रों के लिए उच्च अंक दिलाने की गारंटी देती है। वह दवा खरीदती है और अपने बेटे को देती है। शुरू में ऐसा लगता है कि दवा असर कर रही है। ह्योंजिन के अंकों में नाटकीय रूप से सुधार होता है। हालांकि इस सफलता की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जब ERPB मूत्र परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करता है तो उन्हें ह्योंजिन के शरीर में अवैध पदार्थों के अंश मिलते हैं। ह्योंजिन और उसकी टीम तुरंत परिवार के घर की ओर रवाना होती है। उसकी मां दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। टीम को दूसरे रास्ते से अंदर जाना पड़ता है और ह्योंजिन को अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहां ह्योन आखिरकार गुस्से से फट पड़ता है। वह मां का सामना करता है और उससे कहता है कि उसने एक अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में विफल रही है। उसने कहा, तुमने इन दवाओं से अपने ही बेटे को लगभग बर्बाद कर दिया। नशीले पदार्थों के सेवन के कारण ह्योंगिन्स के शारीरिक रूप में बदलाव आने लगे हैं और उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। वह पूरी तरह से टूट चुका है। अपनी मां को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए ह्योंगिन उसे भी वही थका देने वाली जीवन शैली जीने पर मजबूर करता है जो उसने अपने बेटे पर थोपी थी। वह ठीक वही पढ़ाई का कार्यक्रम बनाता है जो उसकी मां उसे हर दिन करने के लिए मजबूर करती थी और उसे भी वही झेलने पर मजबूर करता है। आखिरकार ह्योंगिन्स को उचित चिकित्सा उपचार मिलता है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक दिन उसकी मां उससे अस्पताल में मिलने आती है। तब भी वह जिद करती रहती है कि उसे मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना ही चाहिए। इस बार ह्योंगिन्स आखिरकार अपने लिए खड़ा होता है। वह अपनी मां से कहता है, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। ये कहकर वह चला जाता है। बाद में शिक्षा मंत्री एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वह खुलासा करते हैं कि देश भर में कई छात्रों का प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं और खतरनाक पदार्थों के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया है। वह माता पिता और छात्रों दोनों को खतरों के बारे में चेतावनी देता है और इस तरह की दवाओं का वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा करता है। सम्मेलन के बाद ह्योंगिन ने ह्यांगिन के शरीर में पाए गए पदार्थ के नमूनों की जांच की और उन्हें आश्चर्य हुआ जब विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि यह दवा बिल्कुल नई नहीं है। वास्तव में यह कई साल पहले से प्रचलन में थी। यह महसूस करते हुए कि इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल हो सकता है, ह्योंगिन समझ जाता है कि एक और भी बड़ी जांच शुरू होने वाली है। कहानी फिर एक विशाल जन प्रदर्शन की ओर मुड़ती है जिसमें ज्यादातर छात्र शामिल होते हैं। भीड़ एक पूर्व किशोर अपराधी की रिहाई का विरोध कर रही है और न्याय की मांग करते हुए नारे लगा रही है। हमें जल्द ही पता चलता है कि विवाद के केंद्र में मौजूद छात्र चोई गुचाओल है, वही लड़का जो 2 साल पहले शिक्षा मंत्री की बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार था, जो ह्योंगिन की प्रेमिका भी थी। अपने निजी हितों की परवाह किए बिना मंत्री को गुचयोल की रिहाई स्वीकार करनी पड़ती है। अगर वह इसका विरोध करते हैं तो जनता उन पर जड़ी बूटी का इस्तेमाल केवल निजी बदले के लिए करने का आरोप लगाएगी। इस बीच हुआजिन को गुचयोल पर नजर रखने और उसके वर्तमान विद्यालय की जांच करने का काम सौंपा जाता है। एक दिन गुचयोल कक्षा में कुछ गुंडों को छात्रों को परेशान करते हुए देखता है। वे लगातार कमजोर सहपाठियों को तंग करते और डराते हैं, मानो उन्हें कोई रोक ही ना सके। उसी रात गुचयोल चुपके से कक्षा में घुसता है और वहां छिपाई गई नशीली दवाओं का जखीरा निकाल लेता है। अगली सुबह गुचयोल अचानक शिक्षा मंत्रालय पहुंचता है। उसे देखकर हानरेम तुरंत क्रोधित हो जाती है, लेकिन मंत्री शांति से सबको याद दिलाते हैं कि कार्यालय
मदद चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। गु चियोल बताता है कि वह शिकायत दर्ज कराना चाहता है। वह छात्रों के एक समूह की शिकायत करता है जो दूसरों को तंग कर रहे हैं और उन्हें सिहोंगू नाम के एक लड़के की तस्वीर दिखाता है, यह दावा करते हुए कि सिहोंगू भी उन्हीं पीड़ितों में से एक है। कहानी सुनने के बाद हुआ जिन मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का फैसला करता है। हानरिम आपत्ति जताता है और गुचिल के अतीत के कारण उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ जिन पीछे हटने को तैयार नहीं होता। अगले दिन हुआ जिन जीवोन हाई स्कूल पहुंचता है और सिहोंगू से मिलता है। पूछताछ के दौरान सिहोंगू जोर देकर कहता है कि कोई भी उसे तंग नहीं कर रहा है और दावा करता है कि सब ठीक है। जब हुआ जिन उन छात्रों के पास जाता है जिन पर तंग करने का आरोप है, तो सिहोंगू अप्रत्याशित रूप से उनका इतनी उग्रता से बचाव करता है कि संदेह पैदा हो जाता है। इस बीच बोंग छात्रों का पीछा करने और उस गेमिंग सेंटर की जांच करने की कोशिश करता है जहां वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। दुर्भाग्य से लड़कों में से एक उसे पहचान लेता है, जिससे उसे उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने से पहले ही वहां से जाना पड़ता है। इसके बजाय बोंग हानरिम को गुप्त रूप से भेजता है, जो भेष बदलकर और पूरी तरह से बदले हुए रूप में बिना किसी संदेह के समूह में घुसपैठ कर लेता है। जांच के दौरान वह चुपके से सिहोंग की आवाज रिकॉर्ड कर लेती है। फिर बोंग उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल फोन पर सिहोंग की आवाज बनकर सिहोंगू को उनके गेमिंग खातों के बारे में जानकारी देने के लिए बरगलाता है। कुछ ही समय बाद हर्ब ने खातों की हैकिंग की और संदिग्ध गतिविधियों के सबूत जुटाए। उनकी जांच से पता चला कि सियोंगू एक असाधारण प्रतिभाशाली गेमर है। स्कूल और अन्य जिम्मेदारियों के बावजूद वह लगातार गेम जीतने और पुरस्कार अर्जित करने में सक्षम है। हालांकि जब एक गेमिंग खाते के मालिक को पता चलता है कि उससे पैसे निकाले गए हैं, तो वह तुरंत सियोंगू को दोषी ठहराता है और उस पर शारीरिक हमला करता है। अगले दिन जब सियोंगू अपनी मां के साथ होता है, तो सिहो और उसका परिवार एक और शिकायत दर्ज कराने के लिए आते हैं। इस बार वे सियोंगू पर सिहो की बहन को अनुचित वीडियो भेजने का आरोप लगाते हैं। सियोंगू जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। उसकी मां को पता चलता है कि उसके खाते से बड़ी मात्रा में पैसे गायब हो गए हैं और जाहिर तौर पर जुए में इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ तक कि वह भी अपने बेटे की बेगुनाही पर संदेह करने लगती है। अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा उपेक्षित महसूस करते हुए सियोंगू अकेला बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसी क्षण गुशियोल उसके पास आता है। दोनों बातचीत शुरू करते हैं और गुशियोल धीरे से कुछ अर्थपूर्ण बातें कहता है। अगर 3 साल पहले वह जड़ी बूटी मौजूद होती, तो शायद मैं कभी हत्यारा नहीं बनता। उसके शब्दों का सियोंगू पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुशियोल उसे सीधे जड़ी बूटी के कार्यालय ले जाता है और उसे वहां के लोगों पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि जब वे कार्यालय में होते हैं, तो जड़ी बूटी का एक और कर्मचारी परेशान करने वाली खबर लेकर आता है। शियो ने सियोंगू के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है और एक औपचारिक सुनवाई निर्धारित की गई है। कार्यवाही के दौरान शियो खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि सियोंगू अपना बचाव करने के लिए संघर्ष करता है। अंत में सियोंगू बोलता है। वह बताता है कि शुरू से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और शियो और उसके दोस्त नियमित रूप से उसके पैसे चुराकर जुए की लत को पूरा करते थे। दुर्भाग्य से शियो का वकील सब कुछ झूठ बताकर खारिज कर देता है। वह सौंगू के खिलाफ मनगढ़ंत सबूत भी पेश करता है और चिहो को हुए कथित नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग करता है। जड़ी बूटी टीम गुस्से से भड़क उठती है। बाद में हुआजिन को सौंगू अकेले बैठा हुआ उदासी और निराशा से व्याकुल मिलता है। हुआजिन उसे चुप न रहने के लिए कहता है। इन शब्दों से प्रेरित होकर सौंगू आखिरकार अपनी बात कहता है। वह बताता है कि कैसे जिन दोस्तों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने उसे धोखा दिया, उससे चोरी की और उसका फायदा उठाया। वह यह भी स्वीकार करता है कि जब उसने सच बताने की कोशिश की, तो उसके अपने परिवार ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। हुआजिन ध्यान से सुनता है और फिर उसे एक सरल जवाब देता है, मुझे तुम पर विश्वास है और हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसी समय हान रिम ऑपरेशन के अगले चरण की शुरुआत करती है। अपनी नई गुप्त पहचान का उपयोग करते हुए वह स्कूल में दाखिला लेती है और एक स्थानांतरित छात्रा होने का नाटक करती है, ताकि वह चिहो और उसके दोस्तों के करीब आ सके। जब वह उन्हें बताती है कि वे एक ही कक्षा में हैं, तो चिहो तुरंत दोस्ताना व्यवहार करने लगता है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी दोस्ती दिखावटी है और वह उसका इस्तेमाल और हेरफेर उसी तरह करना चाहता है जैसे वह बाकी सभी का करता है। हुन रिम उसकी कोशिशों को नजरअंदाज करती है और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखती है। हॉटस्पॉट के जरिए उसके फोन से जुड़ने का नाटक करते हुए वह चुपके से एक लिंक इंस्टॉल कर देती है, जिससे हर्ब को समूह के खातों तक पहुंच मिल जाती है। कुछ ही समय बाद बॉन्ड्स उनके खातों को हैक करने में सफल हो जाता है और वित्तीय रिकॉर्ड और चोरी के पैसे सहित व्यापक सबूतों का पता लगाता है।
जब चिहो को पता चलता है कि नई लड़की उसके फोन तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार थी, तो वह उस पर हमला करने के इरादे से कक्षा में घुस जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हुन रिम उसे आसानी से हरा देती है। वह उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि वह पलटवार भी नहीं कर पाता। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। छात्र और शिक्षक कक्षा में दौड़कर आते हैं, जहां हुन रिम एक पीड़ित होने का नाटक करती है जिस पर अभी अभी हमला हुआ है। तुरंत एक नया मामला दर्ज किया जाता है। जाल में हंसी हुन रिम अस्पताल से छुट्टी पाकर घायल छात्रा होने का नाटक करती है और चिहो पर उस पर हमला करने का आरोप लगाया जाता है। हताश चिहो जोर देकर कहती है कि वह झूठ बोल रही है और दावा करती है कि असल में पीड़ित वही है। हताशा में वह उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश भी करता है। तभी सच्चाई सामने आती है। उसे पता चलता है कि हानिम एक शहरी जांच करता है और यह सारा ऑपरेशन सायोंगो के साथ हुई घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए किया गया था। पास ही सायोंगो और उसकी माँ सब कुछ होते हुए देखते हैं। दोनों भावुक हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। जज चिहो को सायोंगो के सामने घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। वह उस वकील का भी सामना करता है जिसने जानबूझकर चिहो को झूठे सबूत गढ़ने और पैसे के लिए स्थिति का फायदा उठाने में मदद की थी। पहली बार सायोंगो की बेगुनाही सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाती है। बेहद खुश होकर सायोंगो और उसकी माँ पूरी जड़ी बूटी टीम को धन्यवाद देते हैं कि जब कोई और उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, तब उन्होंने उन पर विश्वास किया। अंत में गुच्चियो व्यक्तिगत रूप से वाजिन को भी धन्यवाद देता है। अतीत में जो कुछ भी हुआ हो, उसके बावजूद वाजिन ने उसकी बात सुनी और सायोंगो के मामले की निष्पक्ष जांच की। गुत्सियल के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि जड़ी बूटी वास्तव में निर्दोषों की रक्षा के लिए है, न कि व्यक्तिगत द्वेष या प्रतिशोध के लिए। उस रात एक और थका देने वाले दिन के बाद वाजिन और शिक्षा मंत्री आखिरकार घर लौटते हैं। वाजिन अकेले चलते हुए सिगरेट निकालने की सोचता है, लेकिन अचानक उसे अपनी दिवंगत प्रेमिका गायुन की कही हुई बात याद आ जाती है। वह और उसके पिता दोनों हमेशा धूम्रपान और शराब पीने के खिलाफ थे और उसे लगातार इन आदतों से दूर रहने के लिए कहते थे। गायुन की बातें याद करके वाजिन चुपचाप सिगरेट रख देता है। इसी बीच जब मंत्री अपने शयन कक्ष पहुंचते हैं, तो वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। अंधेरे में अकेले वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपनी बेटी की यादों में इतने व्याकुल हो जाते हैं। दूसरी ओर गायुन अभी भी गुस्से से भरी हुई है और गुक्सेल का सामना करने जाती है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि गुच्चियोल ही पर्दे के पीछे से चिहो को नियंत्रित कर रहा था। वास्तव में उसी ने चिहो को भ्रष्ट वकील नियुक्त करने और पूरी स्थिति को रचने में मदद करने के लिए उकसाया था। फिर चौंकाने वाला सच सामने आता है। गुच्चियोल शुरू से ही सब कुछ रच रहा था। उसका उद्देश्य न्याय नहीं था, उसका उद्देश्य ERPB की प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। इसे पूरा करने के लिए वह चिहो की हत्या कर देता है और घटनाओं को इस तरह से अंजाम देता है जिससे संगठन इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। अगली सुबह गुच्चियोल शिक्षा मंत्रालय जाता है। वहाँ वह चिहो द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बनाई गई एक रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग में चिहो कहता है, ERPB के कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मंत्री क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें अंततः एहसास होता है कि गुच्चियोल वास्तव में कभी नहीं बदला। अपने अतीत के अपराधों पर पछतावा करने का दिखावा करने के बावजूद वह पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया था। उसने न केवल निर्दोष लोगों को गुमराह किया था, लेकिन उसने मंत्री और ERPB दोनों की प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला दिया था। जल्द ही देश के हर समाचार चैनल पर चिहोस की मौत की चर्चा होने लगी। रिकॉर्डिंग सार्वजनिक रूप से प्रसारित की गई और चारों ओर से आरोप लगने लगे। ERPB पर जनता का भरोसा टूटने लगा। क्रोधित होकर क्वार्डगिन स्कूल पहुंचा और सीधे गुचैल का सामना किया। बिना किसी झिझक के उसने उसे घुसा मार दिया। जब उससे उसके इरादों के बारे में पूछा गया, तो गुचैल ने साहसपूर्वक सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैं चाहता था कि ERPB खत्म हो जाए। हुआगिन ने पूछा कि क्या उसके इस कृत्य के पीछे डर्स का हाथ है। गुचैल ने जवाब दिया कि संगठन को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो किसी को भी समझ में नहीं आती। बातचीत जारी रखते हुए गुचैल गायुन के बारे में बात करने लगा। हुआगिन का दिवंगत प्यार, अतीत की झलकियां उनके अतीत को उजागर करती हैं। जब गुचियोल एक परेशान छात्र था, तब गन्निन ने उसकी मदद और रक्षा करने की कोशिश की थी। वह अक्सर उससे गिरोहों से बचाती थी और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती थी, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद गुचियोल चुपके से अवैध गोलियां बेचता रहा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। एक दिन गन्निन ने उसकी दवाइयां पकड़ ली और उन्हें छिपा दिया। आभारी होने के बजाय गुचियोल ने उसकी हत्या कर दी। इस खुलासे से वाजिन सदमे में आ गया। खुद पर काबू ना रख पाने के कारण उसने गुचियोल पर फिर से हमला किया। फिर भी गुचियोल शांत रहा। उसकी योजना केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं थी। उसकी योजना वाजिन, मंत्री और ERPB को पूरे देश के सामने नष्ट करना थी। इस बीच विपक्षी राजनेता
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री और उनके संगठन पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि कुछ छात्र भी यह सवाल उठाने लगते हैं कि क्या ईआरपीबी का अस्तित्व बना रहना चाहिए। मंत्री सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए सभी को याद दिलाते हैं कि आखिर इस संगठन की स्थापना क्यों की गई थी। उसका कहना है कि इसका उद्देश्य स्कूलों के अंदर गिरोहों, नशीली दवाओं, हिंसा और दुर्व्यवहार से लड़ना था। उसी समय हुआजिन गन्निन की कब्र पर जाता है और चुपचाप हुई सभी घटनाओं पर विचार करता है। दूसरी ओर गुचियोल और उसके साथी अपने नशीली दवाओं के कारोबार को बढ़ाते रहते हैं। उनकी योजना देश भर के स्कूलों में गोलियां बांटने की है। नशीली दवाएं तेजी से फैलती हैं, यहाँ तक कि आम छात्र भी इन्हें खरीदने और बेचने लगते हैं। शिक्षकों को अपने छात्रों में अजीब व्यवहार दिखाई देता है। कुछ छात्र अचानक गोलियां पाने के लिए जुनूनी हो जाते हैं। कुछ बार बार सिर दर्द, पेट दर्द या अन्य बीमारियों का बहाना बनाकर कक्षा से चले जाते हैं। नशीली दवाएं चुपचाप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में फैल रही हैं। इस अराजकता के बीच सियोंगू चुपके से हुआजिन से संपर्क करता है और उसे बताता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। दुर्भाग्य से गिरोह को पता चल जाता है कि सियोंगू ईआरपीबी की मदद कर रहा है। उसी समय मंत्री और हुआजिन कोयोन गर्ल्स स्कूल से शुरू करते हुए एक राष्ट्रव्यापी जांच शुरू करते हैं। जाने से पहले मंत्री हुआजिन को चेतावनी देते हैं, अपना आपा मत खोना, चाहे कुछ भी हो जाए। गु चाओयोल को मत मारना। विपक्षी दल पहले से ही हम पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा है। हुआजिन अनिच्छा से मान जाता है। सब मिलकर समर्थन करते हैं और मंत्री एक सार्वजनिक संदेश रिकॉर्ड करते हैं जिसमें देश भर के शिक्षकों से जांच में सहयोग करने और ड्रग्स बांटने वाले छात्रों की पहचान करने में मदद करने का अनुरोध किया जाता है। सबसे पहले स्वेच्छा से आगे आने वाली शिक्षिका सुश्री जंग हैं और जल्द ही अधिक से अधिक शिक्षक इस प्रयास में शामिल हो जाते हैं। अंततः देश भर के स्कूल ईआरपीबी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हान रिम और उसका साथी एक बार फिर छात्रों के वेश में गुप्त रूप से काम करते हैं। उनकी जांच उन्हें नए ड्रग के कई नमूनों तक ले जाती है। मंत्री तुरंत एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि ईआरपीबी ने इस ऑपरेशन के पीछे के व्यक्ति की पहचान कर ली है। गु चाओयोल जिनवॉन हाई स्कूल का छात्र है। यह खबर तेजी से फैलती है। देश भर के छात्र मंत्री की घोषणा देखते हैं और वीडियो को ऑनलाइन साझा करना शुरू कर देते हैं। अंतिम ऑपरेशन शुरू होता है। हुआजिन और उसकी टीम कार्रवाई में जुट जाती है। वे ड्रग नेटवर्क की रक्षा कर रहे कई गिरोह सदस्यों से लड़ते हैं। भारी संख्या में होने के बावजूद हुआजिन एक एक करके उन्हें हराता जाता है और उन्हें जमीन पर ढेर कर देता है। अंततः वह ग्युचेओ तक पहुंचता है। वही व्यक्ति जो गाय उनकी मौत के लिए जिम्मेदार था, वही व्यक्ति जिसने छात्रों का शोषण किया, ड्रग्स बेचे और ईआरपीबी को नष्ट करने की कोशिश की। टकराव भयंकर हो जाता है। लड़ाई के दौरान ग्युचेओ ने हुआजिन पर चाकू से हमला भी किया। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलो तो उसे मेरा नमस्कार कहना और मुझसे माफी मांग लेना। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस अफरातफरी में सियोंगू भी गिरोह का निशाना बन जाता है और उनका शिकार बन जाता है। जैसे ही स्थिति और भी विकट हो जाती है, हान रिम हुआजिन की मदद के लिए आ जाती है। साथ मिलकर वे अंततः ग्युचेओ और उसके बचे हुए साथियों को हरा देते हैं। पहली बार ग्युचेओ का आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। अपनी जान की भीख मांगते हुए वह हुआजिन से एक और मौका देने की गुहार लगाता है। हुआजिन हिचकिचाता है। उसे देखते ही गन्निन की यादें उसके मन में उमड़ आती हैं। अंत में वह उसे ना मारने का फैसला करता है। इसके बजाय वह ड्यूचेल के भाग्य का फैसला कानून पर छोड़ देता है। हान रिम ड्यूचेल को हिरासत में ले लेता है और पूरा गिरोह नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है। ड्रग ऑपरेशन में शामिल हर छात्र को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। संकट के अंततः समाप्त होने पर शिक्षा मंत्री एक अंतिम सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। वे शिक्षा, जिम्मेदारी और अच्छे चरित्र के महत्व के बारे में बात करते हैं। वे उन सभी चुनौतियों पर विचार करते हैं जिनका सामना ईआरपीबी ने किया है। गिरोह, बदमाशी, ड्रग्स, भ्रष्टाचार और अनगिनत छात्र जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वे उन शिक्षकों को भी याद करते हैं जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। सम्मेलन समाप्त होने के बाद मंत्री और पूरी ईआरपीबी टीम एक साथ अपनी बेटी की कब्र पर जाते हैं। वहां चुपचाप खड़े होकर वे स्कूल हिंसा के कारण पीड़ित सभी लोगों को याद करते हैं और भविष्य के छात्रों की रक्षा जारी रखने का वादा करते हैं। इसके बाद दोषी छात्रों को उचित दंड मिलता है। ड्रग नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और घोटालों में शामिल सबसे भ्रष्ट राजनेताओं में से एक को भी अंततः गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक सजा सुनाए जाने और शांति बहाल होने के साथ ही कहानी का अंत होता है।